नमस्कार दोस्तों, चलिए आज जानने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जो कि पहले मैंने स्टॉप कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये कंपनी कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइड करती है और पेनी से स्टॉक है। अब क्या स्टॉक है इसके बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। कंपनी करती क्या है? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के लिए कामकाज करती हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस करता हो, उसकी पोटेंशियल क्या निकल के आई, जो एक केवल बीएसई पे लिस्टेड है और स्टॉक की प्राइस नियरली 4 रुपए के आसपास देखने को मिलती है। ये अभी करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ। क्या इसकी पोटेंशियल क्या है? क्या मार्केट ये पेनी स्टॉक मल्टी बैगर बनने की चांस रखता है, या ये नीचले गिरने की चांस रखता है? तो इसका बिजनेस मॉडल क्या कहता है? तो कंपनी का नाम है गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विस। बाद में इसका नाम गैलेक्टिको कैपिटल कर दिया गया था, शायद ऐसा इन्फॉर्मेशन है। जो कि शायद मैंने पे देखा कि कंपनी का नाम कुछ चेंज हुआ था। इसकी वेबसाइट पर हमने जब अभी विजिट किए थे तो उनके नाम पे कुछ ऐसा निकल के आई थी। तो जो कि कंपनी है गैलेक्टिको, गैलेक्टिको क्या करती है, क्या क्या काम करती है उस पर देखें। कंपनी इज द बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इशू मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अर्थात इसका मतलब ये है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो कि किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके लिए क्या करती है, काम करती है। जिनको इससे इशू मैनेजमेंट अर्थात जो किसी को पब्लिक इशू चाहिए, किसी को एफपीओ चाहिए, किसी को और भी चाह रहा है कुछ है, तो उसके लिए कामकाज करती है। किसके साथ? इसकी मीडिएटर अर्थात जो ये सेबी के साथ कनेक्ट करती है, बी एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करती है और एक क्लाइंट को सर्विस देती है। अब ये मार्केट में दिनों दिनों दिन देखेंगे तो कितने सारे स्टॉक लिस्टेड होते हैं। तो क्या इनके पास काम धंधा है? नहीं है। स्टॉक 4 रुपए का है, बुक वैल्यू भी थोड़ा है, 2 रुपये 18 पैसे का है। तो इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का। तो चलिए आज इसी स्टॉक पे जानकारी हम लेने वाले हैं। ये क्या क्या काम करती है देखिए। आईपीओ राइट इशू, एफपीओ, कॉर्पोरेट वैल्यूशंस, मर्जर एमलगेमेशंस, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, ओपन ऑफर्स, बायबैक्स, मतलब जितने भी काम है, क्यूआईपी, प्लेसमेंट्स, कैपिटल मार्केट सर्विसेज, ईएसओपी एक्टिविटीज, सेक्रेटरियल कंप्लायंस, मतलब एक तरह से ये सारे के सारे कॉर्पोरेट से रिलेटेड कामकाज करती है। वो एक तरह से कनेक्ट इंटरमीडिएट का काम करती है, जहाँ पे किसी को पब्लिक इशू लाना है तो इन कंपनी से कनेक्ट करके वो कामकाज कर सकते हैं। तो आज हमने इसी तरह के स्टॉक हमने लेने का प्रयास किया। आखिर किसी बिजनेस को समझने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है वो हमने ली। चलिए अब इस स्टॉक के बारे में देखें तो ये केवल केवल बीएससी पे लिस्टेड है और लगता है कि लिस्ट शायद लिस्टेड बहुत पुराना शायद लगता हो सकता है। अब इसकी कंपनी 2015 में बनी थी। बहुत पुरानी कंपनी नहीं देखने को आती, 2015 में कंपनी बनी थी। उसके बाद इसका पोटेंशियल क्या रहा उसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल देखेंगे तो पिछले 5 साल के डेटा को देखें तो 246% का जंप किया है। पिछले 5 साल में कितना जंप करती है गैलेक्टिको कॉर्पोरेट? इज नियर अबाउट द 246% का जंप। उसके बाद एक साल में क्या करती है? एक साल में गिरावट का माहौल है। 6 महीने में क्या है? गिरावट का माहौल है। एक महीने में क्या है? अब यहाँ पे पैनिक होता है या स्टॉक में कुछ रिएक्टिव किया जाता है या करा जाता है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे आज। 5 दिन की चार्ट क्या कहती है? 5 दिन के चार्ट में थोड़ा सा हल्का फुल्का गिरावट है, लेकिन स्टॉक की प्राइस नियर वो 4 रुपए के आसपास देखने को मिलती है। तो चलिए एक स्टेप चलते हैं हम आगे और आगे जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो दूसरे की फंडामेंटल को समझता है अच्छे से, उस फंडामेंटल के बेसिस पे काम करता है। हम आज इसी कंपनी के फंडामेंटल को समझने का प्रयास करेंगे। इसका नाम है इलेक्ट्को। सबसे पहले हम इसे बुक वैल्यू को काट देते हैं, बुक वैल्यू सॉरी करंट प्राइस को काट देते हैं। ये 3 फैक्टर से बना है। फंडामेंटल इज अ बेस। फंडामेंटल बेस अर्थात कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग क्या है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा टेक्निकल और सेंटिमेंटल, ये दोनों डिपेंड करता है मार्केट को लेकर, और ये कंप्लीटली मार्केट पे डिपेंड करता है, जो मार्केट का ट्रेंड क्या बनता है। टेक्निकल इज द ट्रेंड, ट्रेंड क्या दर्शाता है, जहाँ पे बायर्स की ट्रेंड बनती है या सेलर की ट्रेंड बनती है, तो ट्रेंड दर्शाती है, इसी को टेक्निकल कहते हैं। तीसरा इज सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल इज पल पल की न्यूज, पल पल की एक्टिविटीज, कंपनी की पॉलिसीज हो या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो जो कि इफेक्ट करता हो, या कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन बन गया जो इसको इफेक्ट कर सकता है, या डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पे जिनके काम काज को इफेक्ट कर सकता है या ग्रो कर सकता है। ये दो चीज को सेंटिमेंटल कहते हैं। तो चलिए तीनों को मर्ज करके निकलती है करंट मार्केट प्राइस। तो 3 रुपये 4 रुपये के आसपास प्राइस है। बुक वैल्यू है 2 रुपये 18 पैसे का।
इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि इनका देखा गया, यदि तो इन अर्थात जो अंडरलाइंग एसेट्स वैल्यूएशंस हैं उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, वो है 2 रुपया 22 पैसे का। उसके बाद देखें तो सबसे पहला नज़र पता है कहाँ पे जाती है? सबसे पहला नज़र जाता है स्टॉक की पी पे। अच्छा, स्टॉक का पी क्या कहता है? जहाँ पे स्टॉक का पी कम है अर्थात स्टॉक पोटेंशियल बनती नजर आती है, ऐसा लगता है ना? तो चलिए अब ये देखा जाए तो इंडस्ट्रियल पी क्या कहती है? 23.2 का। स्टॉक पी क्या कहता है? 28.9 का। तो क्या लगता है इंडस्ट्रियल पी से इसका क्या है? ओवर वेटेज हो गया ना? इतनी छोटी सी स्टॉक में तब भी ओवर वेटेज देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ये कंप्लीटली काम नहीं करते, इसके लिए कंपेयर करने के लिए मुझे लगता है ये तो करेक्टली है, इसमें कोई फॉर्मूला में कोई इशू नहीं आता है। इशू पता है कहाँ पे आता है? इशू आता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल पी को लेकर के। और ये इंडस्ट्रियल पी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सेगमेंट वाइज देखना चाहिए कि आखिर किस सेगमेंट में कौन सी कंपनी है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका पी क्या है, और उसका पी अर्थात अभी तक अर्निंग क्या है। ये आगे फ्यूचर नहीं दिखाता है आपको, ये अभी तक अर्निंग दिखाता है। हाँ, इसका अर्निंग ये है और स्टॉक मार्केट का प्राइस ये है। पी कौन दे? स्टॉक स्टॉक की पोटेंशियल कौन दिखाता है? स्टॉक की पोटेंशियल दिखाता है उसकी फंडामेंटल, जो आगे का बिजनेस मॉडल्स क्या है, बिजनेस मॉडल कितना स्टेबल करती है, वो इसका दिखाता है पोटेंशियल्स। और यहाँ पे तो ये जो हो गया उसका डेटा निकल के आती है। तो अच्छा, इसका मार्केट में ये हो गया, इसका पी ये कहता है, इसका सेल्स ये कहता है। और ये भी डिपेंडेंसी है, स्टॉक पे डिपेंडेंसी ऑन द ईपीएस। ईपीएस भी डिपेंडेंसी है। ईपीएस इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय, सॉरी, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये भी डिपेंडेंसी है। तो ये डिपेंडेंसी की तरफ देखा जाए तो ये इसके हिसाब से फॉर्मूला बेस हो गया। चलिए, एक्चुअल पोटेंशियल कौन दिखाएगा? इसके बिजनेस मॉडल। तो चलिए, क्या 4 रुपए का शेयर 40 रुपये या 100 रुपये का हो सकता है? तो कई बार क्वेश्चन आता है हाँ, कई बार क्वेश्चन आता है नहीं। तो चलिए इसी को हम जानने के प्रयास करेंगे। जहाँ पे डेट टू इक्विटी क्या कहता है? एक इंडिकेटर ये भी शो करता है कि कंपनी के पास अच्छी लाइबिलिटी क्या है। तो लाइबिलिटी कहती है 0.75 का। करंट रेशियो कहती है कि जो करंट लाइबिलिटी और एसेट्स की तरफ से रेशियो देखा जाए तो करंट कहती है 2.01 का। हिस्टोरिकल आरओसी कहती है 7.27 का। आरओई कहती है 6 पॉइंट। ये सब के सब इसके हिस्टोरिकल डेटा है, इसके पोटेंशियल को शो नहीं करता। पोटेंशियल को शो कौन करेगा? इनके बिजनेस के, जो कि इस यदि इसी रफ्तार से बढ़ती है तो उसको ये शो करता है जो मार्केट की पोटेंशियल इनके पास ये काम धंधा है तो उस हिसाब से बढ़ती नजर आती है। इसके बाद आरओसी के बाद देखें तो डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इतनी पुरानी कंपनी डिविडेंड कोई, क्योंकि ये डिविडेंड और बोनस देना कोई मैंडेटरी नहीं है किसी कंपनी को लेकर के। फेस वैल्यू, इस सब के पीछे जो फेस वैल्यू है ना वो 1 रुपए का। अर्थात देखिए, बुक वैल्यू 1 से 2 गुना, इंट्रिंसिक वैल्यू 2 गुना, नियर अबाउट दो। इसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग इज 34% और रेस्ट इज द पब्लिक के पास। और फिलहाल स्टॉक प्राइस कितना पे जंप करती है? प्राइस टू बुक वैल्यू 183% जंप कर चुकी है। और मार्केट कैप के लिए देखा जाए तो मार्केट का नंबर ऑफ शेयर को क्या करें, करंट मार्केट प्राइस से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो निकल के आ जाएगी मार्केट कैप। चलिए इससे अगला कदम लेते हैं, और अगला कदम है जो हमने इस बिजनेस को समझने के लिए इनकी बैलेंस शीट को और पीएल को हमने समझने के लिए, जो कि खुद दूसरे के बैलेंस शीट पीएल को समझ के मार्केट को लेकर पोटेंशियल लेके आते हैं। अब हम इसकी बैलेंस शीट और पीएल को एक कंपेयर करते हैं, आखिर क्या है इनकी बैलेंस शीट पीएल में। चलिए सबसे पहले ये बात है, तो डेटर्स जो है इनका पास है, वो डेटर्स कितने दिन में पैसा देता है? 1.5 महीने में पैसा देता है। चलिए कोई बात नहीं, एज पर टर्म कंडीशन एग्रीमेंट होती है। अब आते हैं दूसरी नजर, जितना सेल्स किया इन्होंने कंपनी ने उस सेल्स के बेसिस पे 13% का डेटर पड़ा हुआ है। चलिए ये भी चिंता की बात नहीं है। चिंता के बाद यहाँ पे आती है, जितना प्रॉफिट था उस प्रॉफिट का 111% जो है ना, क्या है? डेटर पड़ा हुआ है मार्केट में। अर्थात 111% का जो डेटर है उसमें इनका प्रॉफिट का पार्ट इंक्लूडिंग है। यदि ये टाइम फ्रेम नहीं बढ़ाता तो ये फिर यहाँ पे मार्केट इनको आज नजर आती है। चलिए अगला कदम जो कि कंपनी की क्या चार्ट देखने को मिलती नजर आती है, उसमें हम चार्ट समझने का प्रयास करें। तो कंपनी का हमने यहाँ पे चार्ट देखा था इस हिसाब से, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल की तरफ देखने का प्रयास करते हैं। तो ये सपोर्ट लेवल क्या कहता है इस कंपनी के बारे में, बस एक नज़र हम डालने का प्रयास करेंगे।
एक चार्ट के लिए, और चार्ट क्या कहती है इस कंपनी को लेकर। इससे पहले हमने विप्रो पे स्टडी किया था, वो मेरे साथ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो इसका नाम हम लेते हैं ये। अब ये इस चार्ट में देखने को ये मिलती है, तो लगातार स्टॉक में क्या हुआ। अब जिस भी टाइम फ्रेम से देखिए, चाहे मई का देखिए, पहले देखिए, जून में देखिए, लगातार क्या हुआ मस मार्केट में, लगातार स्टॉक में एक गिरावट का माहौल देखने को मिलती नजर आती है। यहां से देखिए, अब यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस निकल के आती है। आप चाहो दोस्तों इंडिकेटर लगाओ, मैं केवल चार्ट को इस आंकड़ा से देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या नजर आती है, चार्ट में सिंपल ये नजर आती है, जो चार्ट में जो पिछले कभी लगातार कुछ दिनों से गिरावट का माहौल था, वहां पे क्या करती है स्टॉक्स, यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा क्या निकल के आता है, सस्टेन करती नजर आती है। कब से, मई से, अर्थात मई से अभी तक सस्टेन करती नजर आती है। क्या यहाँ से कुछ बड़ा होने वाला है स्टॉक को लेकर के, ऐसा कुछ तो नहीं। तो चलिए इसको भी हम जानने का प्रयास करें, कुछ लेटेस्ट अपडेट होगा तो चलिए देखिए इसका पीएस कंपनी को कंपेयर करते हैं पहली एक नज़र में। तो पीएस कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो क्या कहती है, बजाज फाइनेंस कहती है, बजाज फाइनेंस जो मुझे लगता है इन सबसे कंपेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, एक एच डी एफ सी एम सी से किया जा सकता है, मतलब ये यदि इस तरह की सर्विस देती हो तो, लेकिन उसका सर्विस कुछ अलग है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, लेकिन उसमें सेगमेंट वाइज देखना चाहिए किसका क्या, सेगमेंट में किसका कितना बेनिफिशियल निकल के आता है। तो चलिए इसको यदि हम इसके हिसाब से देखें तो भी इसका क्या है, ये 25% का, तो ये 28 का आता है। इसमें श्री राम का और बजाज होल्डिंग्स का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल अर्थात पी निकल के आता है। पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल पी की बात कर रहा हूँ, जो कि पी दर्शाती है। अब इसका डेटा क्या कहता है, जो कि डेटा अर्थात रिजल्ट का पार्ट क्या दर्शाता है। रिजल्ट का पार्ट दर्शाता है जो करीब 5 करोड़ के आसपास इसका सेल्स रहा, और नियर अबाउट द क्वार्टर ऑफ क्वार्टर 5 करोड़ से ज़्यादा ही इसका देखने को मिलती है, अर्थात 6 करोड़ तक पहुंचा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके बारे में क्या कहती है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब 7% देखने को मिलती है। प्रॉफिट कितना है, 29 करोड़ के आसपास का, क्योंकि पहले इसमें 7-7 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था कंपनी, वहाँ पे केवल 29 लाख के प्रॉफिट तक उनको संतुष्ट करना पड़ रहा है पूरे साल में। इसके बाद देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहती है ईयरली बेसिस में, तो कहती है कि जो 18-16 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे सेल्स था, और वो सेल्स में इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस साल से गिरावट आ गई, 23 से गिरावट आ गई इनकी बिजनेस में। इसके बाद देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहाँ पे 40% तक उन्होंने गेन किया, वहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी लंबी गिरावट आ गई। और प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट में क्या कह रही है, प्रॉफिट में सस्टेन करती नजर आती है, नहीं नजर, तो लगातार इसके सस्टेन नहीं करती है। तो पिछले साल से देखे देखें तो इनका लॉस मेकिंग देखने को मिलती है, अर्थात लॉस मेकिंग था, उसने रिकवर नहीं कर पाया। 9 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पे इनके पास काम धंधा थोड़ा सा काम धंधा था भी, तो फिर उतना उनका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बना, और यहाँ पे इनका ये चीज़ नहीं बनता नहीं रहा था, 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पे संतुष्ट करना पड़ता है इनको। ये हिस्टोरिकल डेटा है, इसमें क्या देखें, इसमें कुछ बड़ी सी देखने वाली बात है नहीं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें डिक्लाइन करती है, कुछ चीज़ डिक्लाइन नहीं करती। क्योंकि सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ में 13% तक का 3 साल में देखने को मिला है, और प्रॉफिट ग्रोथ में निगेटिव देखने को मिला है, स्टॉक प्राइस सीजीआर निगेटिव देखने को मिला है, और ये इसको क्या कहें, छोड़िए इसको। अब आते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम एक लेटेस्ट अपडेट लेने का प्रयास करेंगे, क्या कहती है कंपनी का लेटेस्ट। और वो कहती है जो कंपनी ने कुछ अपडेट रिसेंटली कुछ किया है नहीं किया। तो देखिए चार्ट में हमने जो कहा था ना, चार्ट क्या करती थी, एक गिरती हुई चार्ट थी, और यहाँ आकर के सस्टेन करती नजर आती, इस प्राइस पे लगातार इस प्राइस को एक बेस बना रखी है फिलहाल, और बनाती नजर आती है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको आकलन करूँ इस प्राइस के आसपास, यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए जंप किया था, और हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को लेकर कि यहाँ से हो सकता है जंप करे, क्योंकि इसका अब जो नया रिजल्ट है उसको देखने के बाद क्या पोटेंशियल निकल के आती है, क्या इनके लिए बिजनेस मॉडल ऐसा है या नहीं है। आगे कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में देखा जाए तो क्या कहती है, ट्रेडिंग विंडो की बात करती है, क्लोजिंग एसटीआर की, एनुअल कंप्लायंस की बात करती है, मतलब जुलाई का कोई फिलहाल अपडेटेड नहीं देखने को मिलता है। और सेगमेंट वाइज देखें, सेगमेंट वाइज में क्या इनके पास आता है, कुछ होता तो मुझे लगता है कि अच्छा
होता, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट वाइज में देखने को नज़र नहीं आती। इनके पीयर्स में देखें तो पीयर्स में इनके पीयर्स कौन आता है? इनके पीयर्स में आता है डी सी एम श्रीराम आता है, बिल विंस आती है। ये सब कंपनी का हम आगे चल के स्टडी करने का प्रयास करेंगे, तो क्या कहती है इस कंपनी का पी, और क्या इसका एक्सपेक्टेशन मार्केट के हिसाब से कैसा कामकाज करती नजर आती है, चाहे वो फंडामेंटल के तौर तरीके हो या चार्ट के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी की बात करती नजर आई। तो यहाँ पे चार्ट में ये नजर आई लगातार स्टॉक में गिरावट थी, इन थोड़े से पीरियड से 3-4 महीने से लगातार थोड़ा सा एक बेस बना के बैठी खड़ी है स्टॉक। इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखें तो प्रमोटर क्या कहती है? प्रमोटर इज अ विपुल दिलीप लाठी, 34% की होल्डिंग, एक ही लोगों का होल्डिंग देखने को मिलता है। उसके बाद रेस्ट जो होल्डिंग जिनका किस कोई और भी कंपनी है कि नहीं है, तो देखने को मिलता है कि इनके पास ये बल्क ट्रेडर हैं, और बल्क ट्रेडर में इनके पास फिलहाल एक ही कंपनी में देखने मिलती है, उसके बाद दूसरी कंपनी में देखने को नज़र नहीं आती। इसके बाद कुछ और इन्वेस्टर्स या यहाँ पे देखा जाए उनके जो कि हैं तो देखने को नज़र नहीं आती, जो कि फैमिली मेम्बर है। पब्लिक के पास देखा तो पब्लिक में कौन निकल के आता है? जो 65% की होल्डिंग है इस कंपनी में, उसमें सबके सब पब्लिक के पास से शिफ्टेड है। और एक नज़र डालते हैं रियली रिकन्सिलेशन करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, जो मार्केट में ऐसा पोटेंशियल आया क्या? क्योंकि छोटी स्टॉक में पता है, पेनी स्टॉक में क्या होता है, पैसे बनते भी हैं, पैसे बिगड़ते भी हैं, पैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसमें देखिए मार्च 23 के अंदर क्या हुआ, जो इसने स्टॉक को क्या किया, प्रमोटर बेच के निकल गया, फिर प्रमोटर बेच के निकल गया। अब ये क्या हुआ, इसकी चर्चा करें, आखिर क्या हुआ यहाँ के ऊपर, मैं इसी की रिकंसिलेशन करने का प्रयास करता हूँ। और इसको हम चार्ट से कंपेयर करेंगे, जो मार्च 24 में ऐसा क्या हुआ, क्वार्टरली डेटा पे चले तो मार्च कब से इनका कम कम किया उन्होंने। सबसे पहले देखा जाए तो हम इसको देख पा रहे हैं, जो इसकी डेटा है सितंबर के बाद दिसंबर में इनका क्या हुआ। दिसंबर में इन्होंने प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को बिकवाली किया, कितना? नियरली 3% के आसपास, 3.5% के आसपास। उसके बाद दोबारा उन्होंने बिकवाली किया, दोबारा बिकवाली किया, दोबारा बिकवाली किया। आखिर यहाँ से प्रमोटर लगातार बिक बेच के निकलते नजर आए। इस टाइम फ्रेम में एक नज़र डालिए उस चार्ट को लेकर, खास के जहाँ पे ज़्यादा बिकवाली का प्रतिशत, अर्थात सितंबर से लेकर के दिसंबर 22 से लेकर के आज तक, जो मार्च तक ये इन्होंने लगातार बेचा है प्रमोटर ने। तो चार्ट क्या कहती है इसके बारे में? तो देखिए चार्ट कहती है इसके बारे में, ये जनवरी 24 में जहां मार्केट में ऐसा पुल बैक आया, पुल बैक के बाद क्या हुआ पता है? पुल बैक के बाद मार्केट वहीं आके टिकी जिस प्राइस पे थी। ऐसा भी हो सकता है, मैं कहता हूं ऐसा भी मार्केट के अंदर हो सकती है कि इस प्राइस के आसपास, दोनों के टाइम फ्रेम को देखिए, ये टाइम फ्रेम है इसका नवंबर 23 से लेकर के और अप्रैल तक का, मैं 6 महीने मान लेता हूँ, अप्रैल 24 तक का। बेसिकली 31 मार्च तक इसका अपडेट हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा कुछ बात निकल के आती है? यदि प्रमोटर ने इस पोजीशन में आके बिकवाली किया, तो इससे पहले मार्केट ने गिरावट का माहौल था, लगातार बेचती नजर आई थी प्रमोटर। अब यहाँ पे मार्केट जंप क्यों किया? अर्थात प्रमोटर को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है ना, ये कोई ना कोई आया। यहाँ पे छोटी स्टॉक में पंप एंड डंप का सिस्टम होता है, जहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स इसको पैसा लगाते हैं, खरीदते हैं, 2-4 महीने 2 महीने रखते हैं, फिर इसको बिकवाली की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इन सब, इसीलिए पेनी स्टॉक में कई बार इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। आखिर क्या है, रिकंसलेशन देखना चाहिए, कोई खरीदने से पहले आखिर क्या हो रहा है, पहले से पोजीशन क्या बनती नज़र आती है, किसके पास शिफ्ट करती नज़र आती है। तो ये एक छोटा सा पार्ट्स होता है जो समझना जरूरी है एक आम के लिए। तो कंपनी करती है, कंपनी इसी काम में डील करती है जिसका नाम है आईपीओ रजिस्ट्रेशन, आईपीओ कराती है, राइट इशू कराती है, एफपीओ कराती है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का कामकाज करती है, मर्जर एमलगमेशन कराती है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी का सर्विस देती है, क्यूआईपी प्लेसमेंट की बात करती नजर आती है। तो उनके पास जो, एक चीज़ और बात कहूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो खुद ही क्यूआईपी ढूंढता है, उनके लिए तो कोई क्यूआईपी, उनके खुद के स्टॉक में कोई क्यूआईपी नहीं है।
उनके खुद के स्टॉक में कोई डीआई नहीं है, कोई एफआई नहीं है, तो क्या बात। तो हमने इसका चार्ट देखे, चार्ट को देखने की कोई बात बनती नहीं है। ये हमने ओवरऑल देखा कि ट्रेंडिंग क्या बनती है, तो ट्रेंडिंग पिछले एक महीने में थोड़ा सा माहौल ऐसे था, 6 महीने से लगातार गिरती नजर आती है और लगातार एक साल से गिरती नजर आती है, क्योंकि एक साल से क्या हो रहा है, एक साल से लगातार जो कि इसका जो शेयर होल्डर है अर्थात जो प्रमोटर्स हैं उनकी बिकवाली जारी है। कितना चलेगा ये कहना मुश्किल। दोस्तों, कोई मैंने कुछ गलती कहा हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं ट्राई करूंगा बेस्ट टू बेस्ट समझने के लिए, क्योंकि एज एम लर्नर ऑल्सो फॉर दिस पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।